अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज जो है वो नावल का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कैसी हो लिटिल गर्ल, सुना है फूड पॉइजनिंग हो गया तुम्हें कल। वाजदान ने बेड पर लेटते हुए इससे पूछना ये था कि पक्का फूड पॉइजनिंग हुआ था या फिर सुसाइड अटैम्प्ट। इसके चुप रहने पर वो आधा जुमला भूख कर खबाखत से हंसने लगा। बकवास बंद रखो, नूर तब कर हल्की आवाज़ में भड़की। एक तमीज़ से भूल रही हो शायद वो वीडियो। इसके धमकाने पर नूर की बोलती बंद होगी। जिस बात से डर रही हो वही करने लगा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था लिटिल गर्ल, अब तुम्हें सुसाइड अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो वीडियो मैं अपलोड नहीं करने वाला। इसकी ये बात नूर के लिए खुशी का बायस बनी, मगर वो हैरत से पूछने लगी, पर क्यों क्यों तुम चाहती हो कि अपलोड हो? नूर के पूछने पर वाजदा ने संजीदगी से कहा तो नूर ने घबराकर जल्दी से इनकार किया। अब सुनो, मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम्हारा मुंह मैंने कभी भी खुलते देखा तो यकीन करो एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा इसे सोशल मीडिया की जीनत बनाने, क्योंकि वो वीडियो अब हमेशा मेरे पास रहेगी। वो नूर ये नहीं जताना चाहता था कि इसने वो वीडियो मिशाल की वजह से डिलीट कर दी। इसकी बात पर नूर को शायद गुस्सा आया। मतलब क्या वो सारी ज़िंदगी इससे डर कर रहेगी कि वो वीडियो लीक ना कर दे? तुम सुनो घटिया इंसान, तुम्हें क्या लगता है मैं अब तुमसे डरूंगी? तो अब ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हें पता है अब मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा, बल्कि तुम पर तरस आ रहा है। क्या सोचा था तुमने कि मेरी आपी से शादी करोगे, पर यहाँ तो आपी की शादी तामी बाई से हुई। बहुत तकलीफ़ होगी ना तुम्हें अपना प्लान फ्लॉप होते देखकर। पर यू नो वट, तुमने जो इस रात मेरे साथ किया, इसके बाद तो मेरी यही दुआ थी कि तुम्हें इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ हो और अजियत मिले वाजदान अली। और देखना तुम तड़पोगे, बहुत तड़पोगे। वो फट पड़ी थी, आंसू गाल को भिगो रहे थे। पर इसने अब सोच लिया था कि इस हैवान से नहीं डरेगी, कि वो जितना डरती वो इसे उतना ही डराता। अपना मुंह बंद रखो, अगर वो वीडियो अपलोड की ना तो दो कौड़ी की नहीं रहोगी। हाँ कर दो वो वीडियो वायरल, नहीं डरती तुमसे। आखिर कब तक वो गुट गुट कर रहती, इसलिए चलाकर कहने लगी और फिर कट से फ़ोन रख दिया। दूसरी तरफ वाजदान ने लब भी इसलिए इसकी दलेरी पर। बाहर खड़ा हादी जो इसकी बात सुन चुका था, अनजान ना था, जो इसकी बातों का मतलब न समझता। वो रात को सबके सोने के बाद इसलिए नूर के पास आया कि तसल्ली से इससे सुसाइड करने की वजह पूछे। मगर अभी जो नूर ने कार पर कहा वो सुनकर हादी चुपचाप वापस अपने रूम में आकर बैठ गया। मतलब वाजदान ने नूर के साथ ज़बरदस्ती की, मगर कब? तभी हादी के दिमाग में इस रात वाला वाक़या आया जब नूर बिखरी हुई हालत में रात भर देर से आई। अब इसे नूर के चुप रहने और दोपहर को इस तरह से रिएक्ट करने की वजह समझ में आई। हादी ने तकलीफ से आंखें मींच ली। वाजदान अली, इसने नफ़रत से नाम लिया। ये वक्त बैठकर सोचने का नहीं। वो झटके से उठा और रूम से निकला। घर से निकलते हुए इसने चंद ज़रूरत का सामान लिया और इसे आज ही आज कुछ करना था। नूर के मुंह से इसने किसी का वीडियो का भी सुना। कार चलाते हुए मुसलसल इसका दिमाग कुछ प्लान कर रहा था। सुबह मुसलसल बजती गई डोर बेल की आवाज़ पर वाजदान की नींद टूटी। वो जमाई रोकता हुआ रूम से निकला और फिर आंखें मसलता हुआ गेट खोलने लगा। मगर बाहर खड़े चंद पुलिस ऑफिसर को देखकर इसकी नींद गायब हुई। अरेस्ट करो इसे और घर की तलाशी लो। सीनियर ऑफिसर के हुक्म पर दो ऑफिसर ने ज़बरदस्ती वाजदान के हाथ में हथकड़ी पहनाई, जबकि बाकी के तीन घर के अंदर दाखिल हुए। हेलो एक्सक्यूज़ मी, क्या कर रहे हो आप लोग? वाजदान ने इन दोनों ऑफिसर का हाथ झटकते हुए चीखा। इसे समझ नहीं आया कि यह अचानक हुआ क्या। चिल्ला मत, रेशम बाई को जब हमने गिरफ्तार किया तो इसने हमें तेरे और एक लड़की के बारे में बताया। तुम दोनों भी इसके काम में मलबूस हो। लड़की का तो पता नहीं चला, पर तेरे बारे में हमें कल ही खबर मिल गई, सीनियर ऑफिसर ने सख्ती से कहा तो वाजदान के जबड़े तन गए। सब बकवास है, मैंने कोई इस तरह का काम नहीं किया। किस गाली ने खबर दी है आपको? इसने डांटते हुए कहा। मैंने पीछे से जानी पहचानी आवाज़ पर वाजदान ने मुड़कर देखा। गेट पर बिल्कुल सामने हादी खड़ा मुस्कुराने लगा। तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं भी इस रेशम बाई के काम में मलबूस हूँ। वाजदान को झटका लगा हादी को देखकर, मगर फिर जल्दी से खुद को संभालने लगा। हादी कुछ कदम उठाता हुआ इसके करीब आया, फिर ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद किया। हथकड़ी में बंधे होने की वजह से वाजदान सिर्फ दाड़ा और इसके मारने पर, लेकिन हादी नॉर्मल तासरात लिए खड़ा था। दिल तो चाह रहा है तेरी जान ही ले लूँ, पर क्या है तुझे जैसे गलीस को मारने में अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता।
हादी इसे घूरता छोड़कर अंदर गया और ऑफिसर के साथ एक ही रूम में तलाशी लेने लगा। इसे सिर्फ वो वीडियो ढूंढनी थी जिसके बारे में नूर ने कहा। वार्डरोब के अंदर एक दराज में कई लड़कियों के स्कैनर्स रखे हुए थे। हादी का खून खोल गया। ये देखकर वाकई वो इंसान किसी हैवान से कम ना था। न जाने अब तक कितनी ही लड़कियां इसकी वजह से बदनाम होंगी। इसे अफसोस हुआ इन लड़कियों पर जो झूठे प्यार के बहकाव में अपनी इज्जत इस हवान के नाम कर देती हैं। पर साथ साथ इस बात पर खुशी भी हुई कि मिशाल इस इंसान नुमा हैवान से बच गई। इसने सारी इसने सारी सेकेंड लाइफ पिक्स और यूएसबी अपने साथ लिए गए बैग में रखी और बाहर निकल गया। वाहिदान के घर से भी कई ऐसी चीज़ें मिली जिसकी बेस पर इसे गिरफ्तार किया गया और हादी इसके फ्लैट से निकलकर वाहिदान की आवाज़ पर रुका। ये सोचकर खुश हो लो हादी जुमा को, बहुत अच्छा काम किया तुमने, पर देखना बहुत जल्द फिर आऊँगा और अपनी मिशाल को लेकर जाऊँगा और देखना वो इल्तमास खुद देगा मिशाल को मुझे, वाहिदान ने गिराते हुए कहा और फिर हंसने लगा। हादी ने नागवारी से इसे पुलिस मोबाइल में जाते देखा। बैग लेकर वो सीधा साइट पर गया और सभी चीज़ों को इकट्ठा करके लेटर की मदद से जला दिया। जब तक एक एक पिक और यूएसबी जलकर राख नहीं हुई वो वहीं खड़ा रहा। इसे इस बात पर तसल्ली थी कि नूर के साथ सब नहीं पर कुछ लड़कियां इसकी वजह से बदनाम हुई। सभी चीज़ें जलाकर वो कार में आकर बैठा और अब इसका रुख जमा साहब के ऑफिस की तरफ था। वो इल्तमास से पहले वहाँ पहुँचना चाहता था। वो रात से लाउंज में बैठा स्मोक कर रहा था। पहली बार मिशाल को इस कदर टॉर्चर किया था इसने, पर इसने किए गए अमल पर इसे अफसोस नहीं था। इसकी नज़र में मिशाल इन सब के किए की हकदार थी। अब इसकी नज़र में मिशाल इन सब के किए की हकदार थी। इससे गुस्सा सिर्फ इस बात पर भड़का कि इसके मना करने के बावजूद वो वाजदान के साथ थी। अगर वो इसके आने के टाइम पर इस तरह वाजदान के साथ खड़ी थी तो इससे पहले मिशाल कितनी ही फ्रैंकली रही होगी इसके साथ। मिशाल इस हालत में बेड पर अब तक बेहोश पड़ी थी। इल्तमास ने इसके पास आकर आस्की से एक एक करके दोनों बंधे हुए हाथ खोले। फिर साइड टेबल से पानी से भरा हुआ जग उठाकर इसके मुंह पर डाला। वह झटके से भड़बड़ा कर उठी और ज़ोर से खांसने लगी। कुछ आवाज़ संभलते ही कंधे पर शदीद जलन का एहसास हुआ। वो तब पर इल्तमास को देखने लगी जिसके तासरात बिल्कुल सख्त थे। इसे देखकर मिशाल खौफजदा हो गई। इससे पहले कि वो कुछ करता मिशाल जल्दी से उठते हुए वॉशरूम में भागी। वॉश बेसिन के सामने खड़ी होकर वो फूट फूट कर रोने लगी। तकलीफ़ किस तरह कम नहीं हो रही थी, इसका दम घुटने लगा। तभी वॉशरूम का गेट ज़ोर से बजने लगा। मिशाल तकरीबन उछलकर गेट से पटकी। फ़ौरन बाहर निकलो। इल्तमास की धार सुनकर वो खौफ से गेट को देखने लगी। फिर धूप निकलते हुए आहिस्ता से गेट खोली। इसके बाहर आते ही इल्तमास ने बाजू से दबोच कर इसे करीब किया। अपना ये रोने का ड्रामा बाद में करना, पहले फूड ब्रेकर फास्ट तैयार करो, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, इल्तमास ने कहा और इसे साइड पर धकेला। वॉशरूम में जाते जाते वो वापस मुड़ा तो मिशाल फिर वहशत से इसे देखने लगी। पहले मेरा एक ड्रेस निकालो और ड्रॉप से और फिर जाओ नाश्ता बनाने, और मैं जब डाइनिंग टेबल पर आऊँ तो ब्रेकफास्ट रेडी होना चाहिए, इसे उंगली दिखाकर घूरते हुए इल्तमास ने कहा और वॉशरूम में चला गया। मिशाल गाल रगड़ते हुए ड्रॉप में से इसका एक ड्रेस निकालने लगी। फिर किचन में चली गई और कंधे पर मुसलसल होती तकलीफ़ को नज़रअंदाज करने लगी। वो इल्तमास के लिए खाना जो है वो तैयार करने लगी। कुछ देर बाद इल्तमास आकर डाइनिंग टेबल पर बैठा और खामोशी से नाता करने लगा। बीच बीच में मिशाल की सिसकियों की आवाज़ इसके कानों में लग रही थी। कुछ पल तो वो इग्नोर करता रहा, लेकिन जब आवाज़ बिल्कुल ना रुकी तो वो गुस्से में प्लेट ज़ोर से नीचे फेंकते हुए खड़ा हुआ। मिशाल सहम कर कुछ के पीछे हुए। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने, दिखाना क्या चाहती हो, बहुत जालिम हूँ हाँ, हमदर्दियाँ चाह रही हो। इसका मुंह अपने हाथ में दबोच कर वो गिराते हुए बोला। अब अगर मेरे सामने ये रोने का ड्रामा किया तो तुम्हारे चेहरे भी कंधे की तरह बिगाड़ दूंगा। तभी इल्तमास ने सख्ती से कहा, जिस पर मिशाल ज़ोर से रोने लगी और इसका हाथ चेहरे से हटाने की हिम्मत नहीं की। धमकी के बावजूद मिशाल का मुसलसल रोना इसे तबा गया और कुछ सोच कर इल्तमास ने इसके कंधे पर हाथ का दबाव डाला, जिस पर मिशाल की चीख निकली। इल्तमास प्लीज़, हम नहीं रोएंगे, वो आंखें मीच तड़प कर जल्दी से कहने लगी। तो इल्तमास झटके से इसे छोड़ता हुआ फ्लैट से निकल गया, जबकि मिशाल कंधे पर हाथ रखकर तड़प कर हिचकियों से रोने लगी।
ख़राब मूड के साथ वो ऑफिस आया, मगर वहाँ हादी को मैनेजर से बात करता देख हैरान हुआ। तू क्या कर रहा है यहाँ पर? मैनेजर को बेचकर इसने हादी से पूछा। भाई, मैंने सोचा कि मैं आपकी हेल्प कर दूं, इसलिए मैं आज ही ऑफिस ज्वाइन करूंगा। हादी ने थोड़ा झिझक कर कहा। पहले तो हर बात इल्तमास से बिना झिझक कर करता था, मगर इस इंसिडेंट के बाद अब इल्तमास के बदले अंदाज रूखे लहजे और वो झिझकने लगा था। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी हेल्प की, तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर फिर ऑफिस ज्वाइन करने का सोचना। भाई प्लीज़, आई नो आपको मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं, बट मुझे शौक़ है और पढ़ाई की टेंशन मत लें। हादी ने मिन्नत भरे लहजे में कहा और इल्तमास इनकार करता हुआ मगर इसकी मुसलसल रट पर आखिर मान गया। ऑफिस से रात में वो हादी के साथ ही हैदरवाला गया। फिर अंदर का मंजर देखकर थोड़ा हैरान हुआ। सभी घर वाले लाउंज में नस्त टीवी देख रहे थे। सबकी नज़रों के ताक़ुब ने इसे देखा। टीवी पर वाजदान के अरेस्ट होने की न्यूज़ चल रही थी। इल्तमास के चेहरे पर तमकिया मुस्कुराहट थी। बेटा आओ। आलिया बेगम ने इन दोनों को गेट पर खड़ा करके देखा। रेहाना बेगम ने भी टीवी बंद कर दिया। मिशाल को एक गलत फहमी ने क्या कर कर रख दिया। इसके बाप को इसकी आंखें जब कर इसने नमी को देखा। वो सिर्फ सुन सकते थे, सिर्फ देख सकते थे, बातों को सिर्फ देख सकते थे। आलिया बेगम के बुलाने पर वो लोग डिनर करने चले गए। नूर हमेशा की तरह अपने रूम में थी। डिनर से फारग होकर हादी ने सबके सामने अचानक नूर के लिए अपनी पसंदीदी का इजहार किया, जिस पर सब शॉक्ड हो गए। इल्तमास ने एक संजीदा नज़र इस पर डाली, फिर खामोशी से खाना खाने लगा। बीजान को इसके फैसले पर थोड़ा इतराज़ हुआ। इसकी नज़र में नूर अभी छोटी थी, पर आगा जान की रजामंदी पर वो खामोश हो गई। रात 11 बजे तक हैदरवाला से वो निकला। फ्लैट में पहुंचकर इसने देखा कि मिशाल बालकनी में खामोशी से खड़ी थी। इसे इग्नोर करता हुआ वो ड्रेसिंग रूम में चला गया। इल्तमास के आने की बुक पर वो बालकनी से निकलकर रूम में आई। तब तक वो चेंज करके ड्रेसिंग रूम से बाहर आ चुका था। इसने एक नज़र मिशाल को देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। खाना खाया? बालों पर ब्रश करते हुए इल्तमास ने पूछा, तो मिशाल ने आस्ती से नफ़ी में सर हिलाया। निकालो। इसने बोलने पर मिशाल ने किचन का रुख किया। डाइनिंग टेबल पर खाना रखकर वो स्लैब के पास खड़ी हो गई। इल्तमास ने फिर इस तरह खड़ा देखा तो गहरी सांस भर कर रह गया। बैठो। इसके बोलने पर मिशाल ने चौंक कर इसे देखा और फिर छोटे कदम उठाती हुई चेयर पर बैठ गई। खाओ। इसके बोलने के बावजूद मिशाल खामोशी से बैठी रही। इल्तमास के माथे पर शिकन पड़ी और इसने पॉकेट से सिगरेट का पैक निकाला। मिशाल की नज़र जैसे ही इसकी पॉकेट पर पड़ी, इसे खौफ से इल्तमास को देखा, जिसकी सर्द नज़रें इसके चेहरे पर ही मरकूज थी। खाओ स्वीटी, वो नरम लहजे में कहते हुए सिगरेट का पैक हाथ में उछालने लगा। मिशाल की आंखें फिर भर आई, मगर इल्तमास के तासरात बढ़ते देख वो जल्दी से लब दांतों में दबाए आंसू रोकने लगी। फिर कपकवाते हाथों से प्लेट में खाना निकालने लगी। जहर मारकर इसने चंद नवाले खाए, क्योंकि इल्तमास मुसलसल इसको ही देख रहा था। मिशाल के चंद नवाले खाने के बाद वो उठकर वापस रूम में चला गया और मिशाल ने भीगी आंखों से इसकी पुश्त को देखा। इसके केयर करने के इतने बुरे अंदाज पर मिशाल को फिर हिचकियाँ बंद हो गईं। बर्तन समेट कर वो रूम में आई तो इल्तमास सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। मिशाल खामोशी से जाकर बेड पर लेट गई। कल रात के डर से इसे नींद भी नहीं आ रही थी। कंधे पर जलन हो रही थी। तभी इल्तमास लैपटॉप साइड में रखकर उठा और बेड पर मिशाल की तरफ आया। मिशाल ने खौफज़दा नज़रों से इसे देखा और फिर जल्दी से उठकर बैठ गई। इससे पहले वो खड़ी होती, इल्तमास ने इसे बाजू से पकड़कर वापस बेड पर बिठाया और इसके सामने बैठकर मिशाल का दुपट्टा गले से उतारा। मिशाल की जान हवा देने को थी। इल्तमास ने जैसे ही इसकी कमीज़ कंधे पर से सरकाई, मिशाल ने फ़ौरन हाथ रखकर रोक दिया और रोने वाली शक्ल बनाकर इल्तमास को देखा। पहले ही इतनी तकलीफ थी, अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इल्तमास ने इसके हाथ को हटाकर फिर कमीज सरकाई। कंधे पर जगह जगह बने गोल निशान पर से खाल उतारते हुई इसका शक सही किया। मिशाल ने इस पर कोई ट्यूब नहीं लगाई। इल्तमास साइड टेबल की दराज से बरनाल निकालकर इसके कंधे पर नरमी से लगाने लगी। मिशाल आंखें मीचे अपनी इसकी रोकने की कोशिश कर रही थी। इसने बरनाल लगाते हुए एक नज़र मिशाल को देखा। जब्त की शिद्दत से इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। बावजूद कोशिश के आंसू टूकर गाल पर फिसलने लगे। इल्तमास ने आहिस्ता से हाथ उठाकर उंगलियों के परों से इसके आंसू साफ किए। मिशाल ने झटके से आंख खोलकर इसे देखा तो इल्तमास निगाह फेरकर फिर बरनाल लगाने लगा।
दूसरे कंधे पर भी पर ना लगाकर वो उठा और फिर बिना कुछ कहे रूम से चला गया। मिशाल को इसका पल पर बदलता रूप समझ ही नहीं आया। कल इससे बढ़कर इस पर कोई जुल्म ना लगा, पर इसका केयर करना मिशाल का सारा दर्द भूल गई। आखिर समझते क्या है तुम खुद को? झटके से इसके रूम का दरवाज़ा खोलकर नूर ने अंदर आते हुए कहा। हादी ने चौंक कर इसे देखा और बिखरे हुए हुलिये वो कई दिनों की बीमार लग रही थी। इसे बेसाख्ता पुरानी नूर याद आई जो हर पल खुद को सजा संवार कर रखती। कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, इसके चुप रहने पर नूर ने चीख कर कहा। तो हादी ने इसके मुंह पर अपनी बारी हाथ रखी। पागल लड़की, इतनी रात को मेरे कमरे में आकर चीख रही हो, सब सुन लेंगे तो क्या कहेंगे कि शादी तक भी सब्र नहीं हुआ और होने वाले शोहर से मिलने रूम में आ गई। हादी ने मजाकिया कहा तो नूर ने इसका हाथ अपने मुंह से झटका। किससे पूछकर तुमने मुझसे शादी का फैसला किया? नूर ने गुस्से से पूछा। हानिया ने इसके कमरे में आकर खुशी से इसे हादी के बारे में बताया। फिर इसने रेहाना को जाकर इस रिश्ते पर मना किया, पर इन्होंने इसकी बात से इनकार कर दिया, जिस पर वो अब हादी के सामने खड़ी गुस्सा निकाल रही थी। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें पसंद करने लगा हूँ तो बता घर वालों को। तो घर वालों को बताया है, हादी ने रसानिया से कहा। पर मुझे तुम नहीं पसंद हो और ना ही मुझे शादी करनी है, इसलिए कल तुम इस रिश्ते से इनकार करोगे। नूर सख्ती से कहकर बाहर जाने लगी, तभी हादी ने इसका हाथ पकड़कर झटके से इसे अपनी तरफ मोड़ा। अगर नहीं करूँ तो, इसने चैलेंजिंग अंदाज में कहा। क्या तुम किसी ऐसी लड़की के साथ शादी कर सकते हो जो जो पहले ही यूज़? नूर ने डके छुपे लफ्ज़ों में अपने दिल की बात इसे कही। इसे पक्का यकीन था कि हादी शॉक्ड होगा ये सुनकर। हादी कुछ पल इसे देखने लगा और फिर आहिस्ता से इसके कान में बोला, बिल्कुल करूँगा। इसे सरगोशी में कहा तो नूर बेयकीनी से इसे देखने लगी। वो कैसे ऐसे कर सकता था? इसने सुना था कि जिन लड़कियों के किरदार पर ज़रा सा भी दाग लगता है, लोग इन्हें अपनाने से साफ इनकार करते हैं। पर यहाँ तो इसकी सोच के बरअक्स हादी के जुमले थे। इतना गुरो मत, पागल हो जाऊँगा मैं तुम्हारी आंखों में। हादी ने इसके मुसलसल देखने पर हल्की मुस्कुराहट किए कहा तो नूर चौंकी। होश में आने पर इसे एहसास हुआ कि हादी के कितने नज़दीक खड़ी है। नूर ने इसे धक्का देकर खुद से दूर किया, पर तकरीबन भागते हुए अंदाज से वो रूम से गई। तुम्हारी चेहरे की मुस्कुराहट वापस लाकर दम लूँगा नूर एजाज, हादी आहिस्ता से बड़बड़ाया। आज इतवार था इसलिए इल्तमाश घर पर ही था। मिशाल दोपहर का खाना बना रही थी, तभी वो किचन में दाखिल हुआ। मिशाल थोड़ी मुहतात हुई थी, अब तो इसकी मौजूदगी से भी मिशाल को डर लगने लगा। कुछ कर देगा। वो फ्रिज से बोतल निकाल कर पानी पीने लगा। पानी पीकर इसने एक निगाह मिशाल पर डाली जो कपकपाते हाथों से मिर्चें काट रही थी। अब इल्तमाश की मौजूदगी में इसकी यूं ही जान पर बन जाती। इसके हाथों की कपकपाहट देखकर इल्तमाश ने एक नज़र इसके बुखलाते हुए चेहरे को देखा और फिर आहिस्तगी से इसकी तरफ बढ़ा। मिशाल ने तिरछी नज़रों से इसे अपनी तरफ आते देखा और अंदर उमटे डर पर काबू पाते हुए अपने ध्यान काम करने लगी। तभी इल्तमाश ने मिशाल के पीछे आकर इसकी मिर्ची काटे हाथ के ऊपर अपने बारी हाथ रख दिए। इसने घबराकर इल्तमाश की तरफ देखा और फिर अचानक अपने पेट पर इसका रेंगता हाथ महसूस करके वो सांस रोक गई। इल्तमाश के बाजू की गिरफ्त थोड़ी सख्त हुई तो मिशाल कम्स पाई और इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। ऐसे अपनी गर्दन पर इल्तमाश की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। इल्तमाश ने अपनी नाक इसकी सुराहीदार गर्दन पर हल्की सी रगड़ी तो मिशाल सांसें खींचकर रह गई। तभी इसने मिशाल को झटके से अपनी तरफ मोड़ा और इसकी छुरी थामे हाथ को पकड़कर इसकी पुश्त पर ले गया। घबराहट से मिशाल के लब जैसे बेबस से हो गए। बुरी आंखें खौफ से अगले इकदामात की मुंतज़िर थी। इल्तमास ने इसका दूसरा हाथ थाम कर एक मुर्ची उठाई और इसके चेहरे के सामने लाई। मिशाल सफ़ेद पड़ते हुए चेहरे से पहले मुर्ची को देखने लगी और फिर इल्तमास को। खाउस मीठी, इल्तमास ने चेहरे भरे लहजे में कहा तो मिशाल घबराकर नफ़ी में सर हिलाने लगी। लेकिन अगले ही पल इसे अपनी कमर पर चुभन का एहसास हुआ। वो इसकी छुरी थामे हाथ से इसकी कमर पर दबाव डाल रहा था। मिशाल खौफज़दा नज़रों से इसे देखने लगी। खाओ, अब के इल्तमास ने सर्द लहजे में कहा और साथ ही साथ छुरी का दबाव इसकी नाजुक कमर पर और बढ़ाया। तो मिशाल ने जल्दी से आधी मिर्ची मुंह में लेकर खाई। कमर पर होती तकलीफ़ के डर से वो जल्दी जल्दी इसकी दी हुई मिर्चें खाने लगी। तीसरी मिर्ची मुश्किल खाकर मिशाल रुक गई। जलन से इसकी जान निकलने लगी।
आंसू बुल बुल कर निकलने लगे, चेहरा बिल्कुल सुर्ख पड़ गया। तभी इल्तमास ने झुककर इसके भीगे गालों पर अपने लब रखे। मिशाल को अपने दिल की धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी। इसने इल्तमास के सीने पर हाथ रखकर इसे दूर करना चाहा। तकल्लुफ़ देने के साथ इसकी यह जसारत मिशाल का दम घुटने लगा। तभी इल्तमास थोड़ा पीछे हुआ और इसके दूसरे गाल पर भी झुककर लब रख दिए। वह सख्ती से आंखें मीच की। ये लो। इल्तमास ने लब इसके गालों से हटाकर चौथी मिर्ची उठाई तो मिशाल अजियत से इसे देखने लगी। इसके लब जलन से तेज़ हवा के बायस कँपाने लगे। इल्तमास ने इसके होंठों पर आहिस्तगी से अंगूठा फेरा तो मिशाल तड़प कर मुँह फेर गई। जब से किया जब टूट पड़ा और फिर हिचकियों से रो दी। क्यों वो इसके साथ ऐसा कर रहा था, क्यों इसको तकलीफ़ में देकर भी वो लापरवाह बना हुआ था। रोते रोते वो अपना चेहरा इसके सीने में छुपा गई। तभी इल्तमास की आवाज़ इसके कान में पड़ी। तुम्हें पता है कल मैंने डैड से बहुत बातें की, पर इन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। देते भी कैसे? वो ज़ख्मी सा हंसा। अभी तुम्हें इन मिर्चों से जितनी जलन हो रही है ना, कल इनसे भी ज़्यादा जलन और तकलीफ़ मेरे सीने में हो रही थी बाबा को इस हालत में देखकर। बोलते बोलते इल्तमास रुका और मिशाल की थोड़ी पर हाथ रखकर इसके आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर किया। तुमने कहा था ना कि सिर्फ एक गलती की है, इस पर भी कोई तुम्हें माफ़ नहीं कर रहा। पर मिशाल, तुमने कभी ये सोचा, बकूल तुम्हारी सिर्फ एक गलती की वजह से हमारा हंसता खेलता घर किस तरह टूट गया, कितने खुश रहते थे हम लोग। पर तुमने मिशाल, अगर तुम एक दफ़ा मुझसे आकर पूछती ना तो मैंने ऐसा क्यों किया, तो मैं इसी वक्त तुम्हें सब एक्सप्लेन कर देता। बट तुमने क्या किया, सबके सामने मुझे अयाश पसंद गिरा हुआ इंसान ठहरा दिया। इस वक्त लोगों की तमस्खराना उड़ाती नज़रों ने भी मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना तुम्हारी बेतबारी से पड़ा। मैं ख़त्म हो गया था उसी दिन जब तुम कराहत अमीज़ नज़रों से मुझे देखने लगी। एक दफ़ा भी तुमने ये नहीं सोचा कि सामने खड़ा इंसान जिस पर तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो, वो कोई और नहीं बल्कि जिसके साथ तुमने अपना बचपन गुजारा है। 15 साल पुरानी दोस्ती बुलाकर तुमने किसी गैर मर्द की बात पर भरोसा किया। पर खैर, मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ इतना कहूँगा कि दुआ करो कि बाबा सही हो जाएं, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक मेरे साथ हैदर वला का कोई फ़र्द भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। इल्तमास ने लहू रंग आंखें इसके सुरख चेहरे पर गाड़ कर अजियत से कहा, फिर इसे धकेलता हुआ वहाँ से वॉकआउट कर गया। इसके दबेलने पर मिशाल की पूंछ स्लैब से टकराई और वो नीचे गिरकर बेबसी से फूट फूट कर रोने लगी। पछतावा ख़त्म होने को ही नहीं था, काश के वक्त पलट जाए। वो तकलीफ़ से रोती हुई सोच रही थी। दिन यूं ही बेकैफ गुजरने लगे। इल्तमास इससे बिल्कुल बेनियाज हो चुका था। ऑफिस से वो रात को लेट आता और हैदर वला चला जाता, फिर वहाँ से देर तक फ्लैट में आता। इसने मिशाल से बात तक तय कर दी, बस ज़रूरत के तहत कभी बात हो जाती, वरना यूँ रहने लगा जैसे इसके अलावा कोई रहता ही नहीं। मिशाल को इसकी बेरुखी अंदर ही अंदर मार रही थी, मगर खुद के लिए किए गए पर वो मजबूर ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। फ़ोन ना होने की वजह से वो नूर से बात करके दिल नहीं बहला सकती थी। अकेले अकेले इसका दिल घुटने लगा और इसके फ्लैट में अपनों की याद इसे बहुत रुलाती। दूसरी तरफ हैदरबला में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर पर थी, मगर इस बार घर में पहली जैसी रौनक नहीं थी। आज 6 महीने बाद नूर और हादी की बारात थी। एक दफ़ा फिर हैदरबला को सजाया गया। हर तरफ गहमा गहमी थी। कहाँ जा रहे हैं आप? मिशाल ने इसे तैयार होता देखकर आहिस्ता से पूछा। तुमसे मतलब, इल्तमास ने स्पाट लहजे में कहा। इसे दुख हुआ, इतने महीनों से तो वो इसकी लातल्लुकी बर्दाश्त कर रही थी, इस उम्मीद पर कि शायद कभी वो ठीक हो जाएगा। फ़ोन बेल बजने पर इल्तमास ने कॉल रिसीव की और स्पीकर रख कर बालों पे बुरश करने लगा। भाई कब तक आएंगे, सब वेट कर रहे हैं। हादी की आवाज़ पर मिशाल चौंकी। क्यों, मेरी शादी है जो सब वेट कर रहे हैं? इल्तमास ने मसरूफ़ अंदाज में कहा। भाई सब क्या कहेंगे कि दूल्हे का बड़ा भाई ही गायब। कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल रखे और जल्दी आए, सब पूछ रहे हैं आपका। हादी ने थोड़ा चढ़ते हुए कहा तो मिशाल ने लिपक कर इल्तमास का फ़ोन उठाया। इसे समझ ही नहीं आया हादी क्या बोल रहा है। हादी क्या कह रहे हैं आप, किसकी शादी? मिशाल ने उठकर पूछा। अरे मिशाल, ऐसे क्यों पूछ रही हैं, तुम्हें नहीं पता? नूर और मेरी शादी है और 1 मिनट तुम आ रही हो? हादी को हैरत हुई, इसे लगा मिशाल को बताया होगा इल्तमास ने। इसकी बात पर मिशाल ने बेयकीनी से इल्तमास को देखा, जो तने हुए जबड़ों समेत इसे देख रहा था। हेलो मिशाल, आ रही हो ना आप लोग जल्दी? हादी ने फिर पूछा तो इल्तमास ने मिशाल के हाथ से मोबाइल लेकर कान से लगाया।
आ रहा हूँ ये कहकर इसने फ़ोन रख दिया और बाहर जाने लगा। हमारी नूर की शादी हो रही है और आपने हमें बताया नहीं। मिशाल के बेयकीनी अल्फाज इसके कान में पड़े मगर वो इग्नोर करता हुआ निकलने लगा। तभी मिशाल इसके सामने आकर खड़ी हुई। हमारी बहन की शादी हो रही है और आपने हमें बताया नहीं। इसकी बार इसने गुस्से और गम की वजह से चीख कर कहा तो इल्तमाश ने गौरवारियत से इसे देखा। टाइम नहीं है, अभी आकर बताऊंगा, अभी दिमाग ख़राब मत करो। इल्तमास सर लेजे में बोलकर निकलने लगा मगर अगले ही पल मिशाल ने इसका गिरबान पकड़ लिया। आखिर समझते क्या हैं आप? खुद को जब चाहती हैं तकलीफ़ दे देती हैं। जैसे चाह रहे हैं वैसे तो कर रहे हैं हम, फिर भी हमें गैरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वह ज़िया से चीखे तो इल्तमास ने अपना गिरेबान छुड़वा कर इसे बाजों से पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींचा। जो तुमने किया है ना वो गैर भी नहीं करते, इसे दांत पीस कर कहा तो मिशाल झिझक बोली, इल्तमाश बहन है वो हमारी। इसने इल्तमाश के कंधों पर दोनों हाथ रख कर सर झुकाए हुए बुराई आवाज़ में कहा, देखो मिशाल, अभी पहले ही देर हो चुकी है, मैं आकर बात करूंगा तुमसे, ओके? इल्तमाश ने तहम्मुल से कहा। इसका चेहरा हाथों में लेकर समझाना चाहता था मगर मिशाल ने इसका हाथ झटक दिया। क्या बात करेंगे? हाँ, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, और क्या बात करेंगे आप? वो आपे से बाहर होगी इसकी बात सुनकर। कुछ छुपाना नहीं है, बस बताना ज़रूरी नहीं समझा मैंने, और अब अगर मेरा रास्ता रोका तो बुरा, बहुत बुरा होगा। इल्तमाश गुस्से में कहकर कमरे से निकला। मिशाल को इसके अल्फाज साबित कर गई। क्या वो इतनी अज़ां हो गई थी? कुछ देर बाद होश में आने पर वो भागी इल्तमाश के पीछे मगर वो जा चुका था। मिशाल रोते हुए लाउंज में बैठ गई। सब ने जिस तरह से इसे गैर समझकर हर चीज़ से दूर कर दिया। वो टूट गई। क्या ये इतनी कम सज़ा थी? कुछ देर बाद अचानक डोरबेल बजने पर मिशाल ने झटके से सर उठाया। वो जल्दी से उठकर भागते हुए गेट पर गई तो क्या वापस आया इससे लेने? ये सोचकर इसने खुशी से दरवाज़ा खोला। सॉरी, मैं आज ही बुक हो चुका हूँ, आप मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। हादी ने इसके मुसलसल देखने पर मजाखाना कहा तो मिशाल होश में आई। हादी, तुम क्यों आए हो? इसका दिल दुखा था इल्तमाश को ना देखकर, इसलिए वो हादी से तहरीर भरे लहजे में पूछने लगा। ये लो, अब ये भी कोई पूछने वाली बात है? ज़ाहिर सी बात है तुम्हें लेने आया हूँ। अब जल्दी से तैयार हो जाओ वरना वहाँ सब बोलेंगे कि शादी से पहले दुल्हा गाए। हादी रुसानियत से बोलने आया, अंदर आया और लाउंज में रखे सोफे पर बैठा। पर हादी, तुम जाओ, वहाँ कोई नहीं चाहेगा कि हम आएँ, और हमारे नहीं होने से वैसे भी कौन सा शादी रुक जाएगी। इसने दुख से कहा तो हादी इसके मुरझाए चेहरे को देखकर तासुब से सोचने लगा, कितनी ज़रूरी हुआ करती थी कभी ये लड़की हैदर वला के हर फर्द के लिए, और आज इसे अफसोस है सबकी सोच पर। किसी ने भी एक दफ़ा नहीं सोचा कि तकदीर में जो लिखा था वो होकर रहना था। इंसान तो सिर्फ कठपुतली बनकर रह जाता है। किसी को फ़र्क पड़े या ना पड़े, पर जिनकी शादी है इन्हें ज़रूर फ़र्क पड़ता है। वहाँ मेरी प्यारी सी दुल्हन रो रो कर अपना मेकअप ख़राब किए बैठी है कि बहन नहीं आई, और अब चलो वरना जिस तरह से वो टिड्डी वहाँ पर रो रही है, मुझे तो लगता है तुम्हारे नहीं आने पर धरना लगा देगी। हादी ने जिस अंदाज में कहा, मिशाल बेसाख्ता हंस दी। इतने महीनों बाद आज वो खुलकर हंसी। अब मुझ पर रहम करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। तो चलिए फिर इस नावल का अख्ताम यहाँ भी करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।